तो बस आधे घंटे का वक्त और आधे घंटे के इंतजार के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लगातार 8वीं बार निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं और कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है। जो एक प्रक्रिया होती है, सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही कैबिनेट की भी अब मंजूरी मिल गई है और अब बस आधे घंटे का वक्त और है जब 11 बजे वित्त मंत्री सदन में पढ़ना शुरू कर देंगी। तो आज लोकसभा में 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, बजट की कॉपी सौंपी। बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का इस वक्त चल रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। बजट में कुछ बड़े बदलाव और बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है। आम लोगों से लेकर कॉरपोरेट जगत तक को बजट का बेसब्री से इंतजार है। इस बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें दे सकती है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा टैक्स स्लैब में बदलाव का हो सकता है। टैक्स छूट के तौर पर मिलने की संभावना जताई जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद पहुंच चुके हैं। बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुके हैं। सांसदों के संसद पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और बस कुछ पल का और इंतजार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, वो भी संसद भवन पहुंच चुके हैं और लोकसभा में सदन के पटल पर बजट रखा जाएगा। पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। संकल्प है उसका, वो रोड मैप, आने वाला बजट, आम लोगों के हित का बजट, मध्यम वर्ग का बजट आने वाला और हर चेहरे पर मुस्कान लाने वाला ये बजट साबित होगा। आम लोगों के लिए ये बजट होगा, इस तरह की उम्मीद। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले जब मीडिया को संबोधित किया था, तब भी उन्होंने इस तरह के संकेत दिए थे कि महिलाओं के लिए, आम जन के लिए इस बजट में खास रहने वाला है। ये देखिए, दही चीनी खाती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये एक पूरी परंपरा जो है बहुत लंबे वक्त से चल रही है। जब बजट सत्र की शुरुआत में हलवा बनता है और उसके बाद मंत्रालय से जुड़े तमाम अधिकारी बजट तैयार करते हैं और इस बीच अपने घर तक नहीं जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद आज बजट जब पेश किया जा रहा है तो सुबह सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और उनके हाथों से दही चीनी खाकर आगे बढ़ी पार्लियामेंट की तरफ। कैबिनेट की भी मंजूरी हो चुकी है, पार्लियामेंट पहुंच चुकी है वित्त मंत्री और थोड़ी देर में इस टैबलेट पर वो बजट पढ़ना शुरू करेंगी। पहले कागजों में बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ डिजिटल इंडिया में टैबलेट पर बजट पढ़ने का ये प्रोग्राम होगा। पूरा आप देखेंगे कार्यवाही। कई बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। जो 6 बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है, जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, वो क्या क्या हैं हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही देखिए महिलाओं के लिए किस तरह से बीते तमाम बजट में प्रावधान किए गए। महिलाओं के लिए बीते 10 साल की अगर बात की जाए, 2014 से लेकर 2024 तक, तो हर साल कुछ विशेष रहा है, कुछ खास रहा है। 2014 में मोदी सरकार के पहले बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और ये देखिए, अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण 8 तस्वीरों में आप उन्हें देख सकते हैं। 2019, 20, 21, 22, 23, 24 और 2025 की ये तस्वीरें, जब निर्मला सीतारमण, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में बजट पढ़ा और बजट पेश किया, तब की ये तस्वीरें हैं। 2019 से लगातार 2025 तक 8वीं बार वो बजट पेश करने वाली हैं, जिसमें फरवरी 2024 और जुलाई 2024 जब जुलाई 2024 में जब आंशिक बजट पेश किया गया था और 2025 में पूर्ण बजट, नरेंद्र मोदी की सरकार 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट है।
और बजट कैसा रहने वाला है? क्या आम लोगों की उम्मीदें पूरी होने वाली हैं? ये बजट क्या विकास को बूस्ट देने वाला है? विकास और आम लोगों की उम्मीदों के बीच क्या संतुलन बनाने वाला बजट होगा? इस वक्त वी उपाध्याय अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं बतौर मेहमान। मुकेश जैन हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। उपाध्याय जी, पहला सवाल आपसे ही है। बतौर अर्थशास्त्री भारत की अर्थव्यवस्था को इस वक्त आप किस स्तर पर देख रहे हैं? कितना मजबूत, कितना स्थिर है ये, और यहां से आम पब्लिक क्या उम्मीद कर सकती है? अभी जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया है और पहले से भी रिपोर्ट आ रही हैं, सरकारी रिपोर्ट आ रही हैं, तो उससे सीधा पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ की बात थी, हाई रेट ऑफ ग्रोथ की, तो वो तो अचीव नहीं हो रहा है। पिछले साल जरूर 8% के करीब ग्रोथ थी, लेकिन अभी जो अनुमान है, अभी साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 6.4% की जो बात की जा रही है, और अब तो सर्वे भी वही आंकड़ा बता रहा है। तो इस तरह से रेट ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। अगर सरकार बातें करती है कि हम देश में पिछले आने वाले 25 सालों में कुछ बदलाव देखेंगे, तो उसके लिए जितनी रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए वो तो ये नहीं है। ये तो ओवरऑल रेट ऑफ ग्रोथ होती है। इसमें दो बातें होती हैं, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी होती है, तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है, और साथ में ये जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो एवरेज होती है, हर आदमी को ये नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ पे जो डिस्पैरिटी का मुद्दा जितना बड़ा बनता जा रहा है, तो उसमें आप अगर मानो कि जो बॉटम 50% है, तो उसके हाथ तो ये 6.4% भी नहीं आता जी। तो वो बहुत कम आता है। तो अगर मान लो आप बात कर रहे हो कि 2-3% की ग्रोथ है जो बॉटम 50% के लिए, तो वो तो पता भी नहीं चलता, दिखता भी नहीं है। तो जो बात तो हम आप ये करते कह हैं रहे हैं कि जो रेट ऑफ ग्रोथ भारत का है, वही रेट ऑफ ग्रोथ भारत के निवासियों की जिंदगी पर नहीं दिख रहा है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि हाँ, उनका खासतौर खासतौर से नीचे तबके वाले मुकेश जैन जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जैन जी, जब हम बात करते हैं बजट की, तो एक आम इंसान के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके जहन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि क्या टैक्स में छूट मिलेगी? टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होने वाला है? चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोई फायदा उन्हें होगा क्या इस बजट से? तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, डायरेक्ट टैक्स की जहां तक बात है, इनडायरेक्ट टैक्स में तो क्योंकि वो जीएसटी काउंसिल के अंडर में आता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में इस बारी एक डिस्पोजेबल इनकम पे जोर दिया गया है कि एक मिडल मैन को, एक मध्यम वर्ग को एक डिस्पोजेबल इनकम मिले। अब ये समझने वाली बात है कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। डिस्पोजेबल इनकम होती है जो टैक्स देने के बाद, आपकी सारी देयता देने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है, जो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। उसको या तो आप इन्वेस्टमेंट में यूज करेंगे, उसको या फिर आप लग्जरी या किसी और चीज में यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि पैसा जीडीपी के अंदर आएगा, इकोनॉमी में आएगा, पैसा खर्च होगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो इस डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो स्लैब है, जैसे एक अगर ओल्ड रिजीम की हम बात नहीं करते, न्यू रिजीम की अगर हम बात करें, तो न्यू रिजीम में 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। दूसरा स्लैब है 3 से 7 लाख का, तो 0 से 3 का मतलब उसको 5 लाख भी किया जा सकता है। दूसरा एक बीच में क्योंकि 20% के बाद सीधा 30% का स्लैब है, तो 15 से 20 लाख की आय पे 25% के स्लैब की घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अभी न्यू रिजीम में 75,000 है, इसको बढ़ा के 1 लाख किया जाए, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस इस समय मिडिल क्लास में एक डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने को लेकर है। और उसके लिए सरकार, और जाहिर सी बात है, डिस्पोजेबल इनकम तभी बढ़ेगा, एक मिडिल क्लास का इंसान खर्च तभी करेगा जब उसकी जरूरतें पूरी करने के बाद भी कुछ पैसे बचे। और ये इंतजाम सिर्फ सेविंग को नकारात्मक करके नहीं हो सकता, बल्कि हाथ में पैसा देना होगा मिडिल क्लास को। सुशांत कुमार, मार्केट एक्सपर्ट, भी हमारे साथ मौजूद है। सुशांत जी, मार्केट को कितनी उम्मीदें हैं और किस तरह की उम्मीद है इस बार के बजट से? देखिए, मार्केट को इसमें 100% उम्मीद है हमारी भारत की ग्रोथ में, हमारी विकास भारत में। और आगे भी आप देख पाएंगे, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया हो, या फिर ई कॉमर्स हो गया हो, या फिर हमारी जो नई स्पीड कॉमर्स जो आई है, जो 10 मिनट्स डिलीवरेबल्स में जितने सारे नया ऑल ऑफ ए सडन जो रिक्वायरमेंट पैदा हुआ है। और इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ
मिडिल क्लास वर्गों के लिए भी बहुत सारी चीज पॉजिटिव न्यूज है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स लाभ हो गया हो, आगे की रणनीति के लिए तो बहुत सारी चीजें हम पॉजिटिव देख पा रहे हैं। जी जी, तो सुशांत जी फिलहाल तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज़ रुक गई, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि मार्केट को बहुत उम्मीदें हैं और बीते कुछ वक्त में जो ग्रोथ देखने को मिला, आगे ग्रोथ बढ़े, ये उम्मीद है। इस वक्त गाजियाबाद की कुछ महिलाओं का रिएक्शन भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि हर बजट में महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ खास रहा है 2014 से लेकर 2024 तक। तो इस बार महिलाएं और क्या उम्मीद कर रही हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं आपको। बस हमें सरकार से यही अनुरोध है कि बजट ऐसा हो जो एक गृहिणी अपने घर को संभाल सके। रसोई का जो बजट है वो किस तरह का होना वो चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि एक गृहिणी अपने रसोई के बजट, अपने परिवार और सबको देखते हुए बजट को लेके अपना आगे का भी बजट अपना संभाल सके और रसोई का भी बजट अपना देख सके। 8 से 10 हजार रुपए में रसोई का सामान आ जाया करता था, वो 20 से 25 हजार रुपए में भी रसोई नहीं भर पाती है, 1 महीने का राशन नहीं आ पाता है। इतनी ज्यादा महंगाई है। उम्मीद है सरकार से कि बजट गृहिणियों के पक्ष में आएगा। सरकार से तो बहुत उम्मीद है हमें। अगर मिडिल क्लास के लिए कुछ ज्यादा अच्छा करे तो बहुत ही बेहतर है, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, या तो गरीब या अमीर है इनमें, लेकिन हमारे लिए तो कुछ होना चाहिए। रसोई का इतना वो भारी भार चला हुआ है जो कि सिवाला भी नहीं जा रहा। और वी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। वी उपाध्याय जी, आपने सुना है इनको, इनका कहना कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, या तो अमीरों के लिए है सरकार के पास या गरीबों के लिए है, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे फ्री में राशन देने की बात हो या फिर आयुष्मान योजना हो जाए गरीबों के लिए, 70 साल से नीचे के लोगों के लिए, या फिर तमाम तरह की योजनाएं। जब हम महिलाओं को टारगेट करते हैं तो उसमें मिडिल क्लास भी आ जाता है, तो इन महिलाओं को कितनी उम्मीद करनी चाहिए? नहीं, आजकल तो ये वाला आर्ग्यूमेंट काफ़ी जोर पकड़ रहा है कि महिलाओं को सीधा पैसा दिया जाए, जैसे हम देख रहे हैं चुनावों दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में हुआ, बाकी जगह हुआ, अब दिल्ली में बहुत जोर शोर से ये बात कही जा रही है। तो यहाँ एक बात थोड़ी देखने की ये है कि सरकार के पास पैसा होता है, सो उसे 2-3 तरह से वो खर्च कर सकती है। या तो वेलफेयर स्कीम में, वेलफेयर में आप सेलेक्ट करते हो कि जो उनको बहुत ज़रूरत है आप उनको उन तक पैसा पहुंचाया जाए, जैसे ओल्ड एज पेंशन वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। या आप डेवलपमेंट का भी खर्च कर सकते हो, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल से। अब मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगा कि ये तीसरा तरीका चालू हो गया है। अब इसको कई नामों से बोला जा रहा है, रेबड़ी नाम से बोला जा रहा है, पर आपको इसको आप ये भी कह सकते हो कि एक तरह का UBI है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम है ये, है ना। इसमें बात ये हुई कि सभी को देना है, तो यहाँ पे आप ये नहीं छांट रहे कि गरीब को देना है। आप अगर महिला की बात कर रहे हो, हर महिला तक अगर पैसा पहुंचना है तो वो तो सभी वर्ग की होती हैं, तो एक बहुत नया प्रेशर आ गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि सरकार के पास तो लिमिटेड ही खजाना होता है। अब आप उसको या तो वेलफेयर में कर लो, डेवलपमेंट में कर लो, या इस तरह से खर्चा कर दो। अगर इस तरह से खर्चा ज़्यादा करोगे तो आपके पास में जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर या वेलफेयर के लिए जो बात थी तो वो कम हो जाएगी। तो एक तरह से मिडिल क्लास डिमांड कर रही है, और वो डिमांड दिख भी रही है। अब कहा जा रहा है कि भाई सबको पैसा दे दो, सबकी बिजली माफ़ कर दो, इस तरह की जो बातें हैं। तो वहाँ आप ये मत देखो कि ये गरीब है अमीर है। तो ये एक नई तरह की हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का दो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। तो आप ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी भी मजबूत नहीं है कि हम इतने सारे लोक लुभावन जो योजनाएं हैं या अलग अलग तरीकों से पैसे बांटते चले, आप ये कह रहे हैं। सुशांत कुमार का एक बार फिर से रुख करूंगी। सुशांत जी, मार्केट की उम्मीदें एक बार फिर से बताइएगा, आपकी आवाज कट गई थी। और दूसरा, जब हम मार्केट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा खर्च करने वालों में महिलाएं ही होती हैं, उनके हाथ में पैसा हो तो वो खर्च करेंगी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये मार्केट को करने के लिए, टर्म्स ऑफ खर्चा करने के लिए, लेकिन अभी नया वर्ग भी आया है, उनको लिए भी आप जरूर करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूली इनकम वर्ग जो 18 से 25 इयर्स के जो नया नया अर्निंग्स मेंबर्स आए हुए हैं, उनकी तरफ से भी काफी ज्यादा आय के लिए उम्मीद है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के भी काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। और एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे कि बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के वजह से हो या फिर मेड इन इंडिया के वजह से हो, बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ चुका है, उसके वजह से एक हमारा टैक्स गिवर की जो नंबर है काफी ज्यादा बढ़ा है। इन टर्म्स ऑफ GST भी आप देखेंगे काफी ज्यादा कलेक्शन बढ़ चुकी है। इट मीन्स हमारी प्रगति पथ में जा रहा है।
बट देखिए, महिला की तो बेसिक नीड्स तो जरूर पूरी नहीं होगी, अभी भी थोड़ा सा उम्मीद जरूर रहेगा, लेकिन मेरी उम्मीद है कि सरकार, वित्त मंत्रालय इस चीज को आगे बढ़ा के सही तरीके से लेके जाएगा। कोई दोहरा नहीं कि इन टर्म्स ऑफ हम लोग स्पेंडिंग कैपेसिटी की बढ़ना भी जरूरी है, आगे बढ़ेगा इस चीज, मैं अभी देख पा रहा हूँ। जी, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। और मुकेश जैन हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, टैक्स में बदलाव की बात बार बार हो रही है और जैसे कि आपने भी कहा कि इस बार बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, चाहे वो टैक्स स्लैब में एक और स्लैब डालने की हो या फिर छूट की सीमा बढ़ाने की हो। बहुत सारे टैक्स जो सर्विसेज हैं वो भी, जिस पर हम टैक्स पे करते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, उन सर्विसेज के टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है जो जीएसटी काउंसिल की ओर से होता है। उसमें तो बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस डायरेक्ट टैक्सेस आज की डेट में बराबर पहुंच गया है। मतलब पहले डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होता था, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कम होता था। तो सर्विसेज में तो कोई छूट मिलने की उम्मीद नहीं है। 182% का ग्रोथ देखने को मिला है जीएसटी कलेक्शन में। तो अब इतना सरकार ने कमा लिया तो कुछ तो राहत दें आम लोगों को। नहीं, देखिए, अगर पिछले बजट की बात करें तो जो फिस्कल डेफिसिट था वो कहीं ना कहीं 4.9% प्रोजेक्ट किया गया था, और करंट 2026 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.4% किया गया था। तो देखिए, अगर हम कुछ भी देंगे, क्योंकि देश चलाना है, इतनी भारी जनसंख्या है, तो जैसे अभी रेवड़ी की बात करी तो रेवड़ी ऐसे तो नहीं बांटी जा सकती, लेकिन हाँ, जहां जहां जरूरत है, जहां जहां लगता है कि ये एसेंशियल चीजें हैं और इसके अंदर ये घटाया जा सकता है, तो मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस में अभी भी कुछ जगह 18% जीएसटी है, उसमें शायद कुछ रैशनल देखने को मिल सकता है। मेडिकल इंश्योरेंस पे मिल सकता है। बाकी और किसी सर्विसेज में मुझे नहीं लगता कि कोई 18% से कोई जीएसटी रिड्यूस होगा। जी, सुशांत जी, आप बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने की बात हो रही है, चाहे वो गहनों की बात हो, चाहे वो धातु की बात हो, इसका मार्केट पर क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग चीज भी है और एक चीज भी है, क्योंकि काफी गवर्नमेंट ऑफ नया अमेरिका ले लीजिए, बहुत ज्यादा हमारे साथ उनका ट्रेड अफेयर है उनके साथ। ये चीज बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, स्पेशली जो लघु उद्योगी है के लिए, क्योंकि मैं अभी भी आपको कहूंगा, मेड इन इंडिया में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे मल्टीनेशनल में इंडिया में बनाने लगे, बी इट एप्पल फोन ले लीजिए, बी इट मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, इवन कार ऑटोमोबाइल में ले लीजिए, सो बहुत सारे जगह में इसकी आप जरूर देख पाएंगे। लेकिन इनडायरेक्टली आप दो चीजों का भी आप जिक्र करेंगे कि अभी अभी अमेरिका हो गया, अभी नया नया जो कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ नया गवर्नमेंट आया हुआ है, उनकी तरफ से भी टैक्स इम्पोज रहेगा। हमें दोनों के साथ बराबर लाइन एक साथ लेके ही चलना पड़ेगा, सो दैट डेफिसिट ज्यादा ना हो, क्योंकि आप देख पाएंगे जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ कर रहा है भारतवर्ष। जी जी, फिर से तकनीकी दिक्कत। वी उपाध्याय जी, बात हम जीडीपी की कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट एक तो उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, संतोषजनक नहीं है। दूसरा, जो ग्रोथ रेट इस वक्त दिख रहा है आम लोगों की, यानी कि भारतवासियों की जिंदगी में, जीवन स्तर पर, लिविंग स्टैंडर्ड में, वो रेट भी नहीं है, वो फायदा भी उन्हें नहीं मिल रहा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो सर्वे की कल आया है तो उसमें एक बात बहुत साफ तौर से कही गई है कि जो वेजेज हैं, चाहे वो सैलरीड लोगों की हो, सेल्फ एम्प्लॉयड की हो, वो 2017-18 के मुकाबले में, जो लेटेस्ट ईयर है, तो उसके मुकाबले में रियल वेज जो हम कैलकुलेट करते हैं, रियल का मतलब ये होता है कि हम, अगर हम इन्फ्लेशन को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, उसका असर हटा दें, तो वो बहुत कम हुई है, 8-10%, और फीमेल के लिए तो 20%। इस तरह का डेटा एक्चुअली आज के अखबारों में आप देख सकते हो। और सर्वे तो ये भी कह रहा है कि प्रॉफिट रेट इतनी बढ़ रही है, 15 सालों में इतना कंपनियों ने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया जितना कि इस साल कमाया, लास्ट ईयर कमाया है। तो सीधी सी बात है कि जब तक आप जनता के पास पैसा कोई पहुंचने का तरीका नहीं बनाओगे, अगर लोगों की वेज नहीं बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, अगर हमारे 70-80% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनकी की हाउस होल्ड इनकम 15-20 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा नहीं है, तो आप डिमांड जनरेट कैसे कर सकते हो? कैसे इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी जिससे कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट करेगा? तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं
हमारे डोमेस्टिक मुद्दे हैं और कुछ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स भी अब सीधे मतलब आने वाली बातें हैं कि क्या अमेरिका क्या रुख लेगा, वो भी इश्यूज हैं। उपाध्याय तो सर, एक सवाल करूं, जब ये बजट पेश किया जाता है तो सरकार के जहन में क्या होता है? देश की तरक्की, आर्थिक विकास, या ऐसा बजट जिससे उनके वोट बैंक में इजाफा हो, या फिर ऐसा बजट जो आम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करे? कौन सी बात ज्यादा अगर हम प्रमुखता से स्टेट होती है? लेवल की अगर बात कर रहे हैं तो वो तो सीधा वोट बैंक वाली बात आ गई है ना। जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे कि फ्री बांट दो, पैसा दे दो किसी को, मिडिल क्लास कह रही है कि भाई हम अपने बच्चों को ना तो सरकारी स्कूलों में भेजते हैं ना अस्पताल में, हमें क्या चाहिए, हमें तो आप पैसा दे दो, है ना। तो अगर औरतों के थ्रू आप पैसा दे रहे हो तो वो तो मिडिल क्लास में भी जा रहा है, तो उनकी डिमांड तो आने लग गई है। मिडिल क्लास भी कम नहीं होता, आप मान लो कि 20-30% पॉपुलेशन हमारी मिडिल क्लास की है, तो वो भी डिमांड कर रहा है। तो स्टेट लेवल का तो ये हाल हो गया है। अब सेंट्रल लेवल पे अभी वो बात अभी नहीं आई है, अभी भी यहाँ वेलफेयर वाली बात या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाली बात पिछले साल की गई थी। लेकिन एक बात तो ये कि भाई समीक्षा भी तो होनी चाहिए, पिछले साल आपने इतने सारे स्टेप्स लिए, तो बताओ तो सही उनका क्या रिजल्ट रहा, और आप जब नए कोई चीज़ सुझाव दोगे तो उनकी क्या उम्मीदें हैं कि वो क्या उनके परिणाम होंगे। क्या परिणाम होंगे? मुकेश जैन जी, क्या परिणाम आप देख रहे हैं जो इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च हो, लोअर मिडिल क्लास और जो नीचे तबके के लोग हैं उन पर जो खर्च किया जाता है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो जाए या फिर महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना हो, तो इस तरह से जब खर्चे बढ़ाए जाते हैं तो उसका असर अर्थव्यवस्था पर और एक मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर क्या होता है? देखिए, जब भी ये बढ़ाए जाते हैं तो बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि जिसको जरूरत है उसको उसको हेल्प की जाए। जैसे किसानों की बात करें, किसान सम्मान निधि है 6,000 है, इस बार उम्मीद की जा रही है कि उसको बढ़ा के 12,000 किया जाएगा। तो हमेशा बजट का पर्पस क्या होता है? बजट का पर्पस है कि जो वर्ग हमारा नीचे है, जो वर्ग डाउन है, उसको अपग्रेड किया जाए, और जो हमारा डेवलप हो चुका है उसको एज इट इज स्टेटस को लिया जाए। जो जिससे पैसा निकल सकता है, जिससे टैक्स निकल सकता है, उससे टैक्स निकले। तो बजट का मतलब ही यही है, अदरवाइज बजट का क्या मतलब होगा? अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की भी बात करें तो इसमें जीडीपी ग्रोथ जो है 6.4% दिखाई गई है, जबकि लास्ट ईयर देखेंगे तो लास्ट ईयर ये 7% के आसपास थी, और इसको मेंटेन भी करना है। पिछली बार के बजट में फिस्कल डेफिसिट 4.8% एंटिसिपेट किया था, और 2026 के लिए 4.4 के आसपास का फिस्कल डेफिसिट किया गया था। तो बेसिकली हर एंगल को देखना पड़ता है, इसमें ये नहीं है कि इसके ऊपर इसका क्या असर आएगा इकोनॉमी पे, तो इसीलिए बजट बनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से सरकार जो, अगर आप इस बार का देखेंगे, इस बार का जो बजट का मेन स्ट्रेस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन रहेगा, हेल्थ सेक्टर रहेगा, और हमारा एमएसएमई सेक्टर रहेगा, और प्लस कुछ जो है मिडिल क्लास को भी कुछ राहत देने की उम्मीद है। तो उससे जो भी होगा वो डेफिसिट कैसे पूरा होगा, उसकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाएगा, ये हमें जब बजट आएगा तो उस समय देखने को मिल जाएगा। जी, आपके पास आती हूँ, ये बताइएगा, जब खर्च ज्यादा होता है, पैसे हाथ में आते हैं, खर्च ज्यादा होता है, डिमांड बढ़ती है, और ऐसे में फिर महंगाई भी बढ़ती है। महंगाई को रोकने के लिए भी कई कदम उठाए गए, बीते सालों में सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो खुदरा महंगाई हो या थोक महंगाई हो। इस वक्त मार्केट की स्थिति इस दिशा में कैसे देख रहे हैं आप? महंगाई को लेकर क्या यहाँ संतुष्ट होने लायक है स्थिति, या फिर निराशाजनक है, और आगे महंगाई पर कंट्रोल के लिए किस तरह के कदम और उठाए जा सकते हैं? ये मेरे लिए था, मेरे ख्याल से। सो इन टर्म्स ऑफ आप देखेंगे इकोनॉमी में, देखिए एक तरफ से पे कमीशन भी आया है, एक तरफ से इनकम टैक्स स्लैब के लिए भी एक्सपेक्टेशन है, और एक तरफ से हम जैसे देख पा रहे हैं टैक्स एफिशिएंट भी है, और एक तरफ से जीडीपी एक टर्म्स ऑफ जीएसटी का ग्रोथ भी हुआ। तो सरकार को हर चीज का संतुलन करके जाना पड़ेगा। हम एक तरफ से ये नहीं बोल सकते कि मिडिल क्लास पास कुछ आया नहीं है, क्योंकि पे कमीशन में काफी ज्यादा सरकारी एम्प्लॉयज में इफेक्ट करते हैं, जो भी मोस्टली मिडिल क्लास के पार्ट है, तो उनके लिए वो बेनिफिट जरूर रहा है। और अगर आप वैसे भी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ, जैसे मेड इन इंडिया इनिशिएटिव ले लीजिए, एग्रोटेक ले लीजिए, इंडिया का होम ग्रोन प्रोडक्ट ले लीजिए। देखिए इंडिया इज ए कंज्यूमर कंट्री है, इतना सारे कंज्यूमर है यहाँ पे। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, इंडिया अपने आप एक इकोनॉमी है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसी चीज का एक देख लीजिए, मतलब ये पूरा ग्राउंड लेवल तक पहुंचता है भारतवर्ष की हर वर्ग में।
तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो हमारे हर किस घर में एक एक मोबाइल फोन आ गया, ये नहीं बोल सकते कि उनका अर्निंग नहीं मिला। बट जैसे आपने भी सही कहा कि देयर इज नो एंड टू द डिमांड, आप जितना मांगे उतना भी आएगा। सरकार को दोनों तरफ से संतुलन लेके जाना पड़ेगा। बट मैं ये भी मानता हूँ कि टैक्स स्लैब्स को भी चेंज करने पड़ेंगे। इन सेम वे, जैसे हमने बताया था, सिक्स पे कमीशन के बाद सरकार राहत दी हुई है लोगों को, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से हम देख के चल रहे। जी मुकेश जैन जी, आप मार्केट पर किस तरह का असर देख रहे हैं? और दूसरी चीज, मार्केट की जो उम्मीदें हैं बजट से, एक और बात उठ रही है, जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनकी डिमांड हो रही है कि उनसे बड़े उद्योग धंधों जैसे जीएसटी न वसूली जाए, यानी जो मिडिल स्लैब वाले उद्योग धंधे हैं उनकी डिमांड है कि जीएसटी में उन्हें थोड़ी राहत मिले। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, जीएसटी इंडस्ट्री वाइज नहीं लगता, जीएसटी प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, जीएसटी सर्विसेज के ऊपर लगता है, टाइप ऑफ सर्विसेज में। ये तो नहीं कहा जा सकता कि जीएसटी अगर बड़ी इंडस्ट्री के लिए जीएसटी के रेट्स अलग हैं, छोटी इंडस्ट्री के लिए अलग हैं। वो तो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करेंगे, जिस प्रोडक्ट की आप ट्रेडिंग करेंगे, जिस टाइप की आप सर्विसेज देंगे, उसके ऊपर जो एप्लीकेबल जीएसटी है वही आपको पे करना पड़ेगा। तो लघु उद्योगों को और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जिसकी बात बार बार होती है, एमएसएमई की बात होती है, स्मॉल स्केप जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बूम करने की बात होती है, उनके लिए क्या राहत की उम्मीद की जा सकती है? उनके लिए एमएसएमई सेक्टर के अंदर उनके लिए स्पेशल क्रेडिट पैकेज की बात हो सकती है, क्रेडिट लाइन की बात हो सकती है, सीजीटी एमएसएमई जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, ताकि उनको सस्ते रेट पे ऋण मिल सके, ताकि वो उनकी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सके और कहीं ना कहीं बड़े उद्योग धंधों के सामने खड़े हो पाए। तो इस तरह से, और पिछली बार इनकम टैक्स में एक 43BH सेक्शन आया था जिसमें एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये कहा गया था कि विद इन टाइम लाइन इसको पेमेंट करनी होगी। अगर वो पेमेंट आपने नहीं करी तो फिर वो इनकम में ऐड हो जाएगी जो भी परचेजेज आपने की थी। तो इससे क्या, एमएसएमई सेक्टर को टाइम पे पेमेंट मिलने लगी, उनके पास एक वर्किंग कैपिटल क्रिएट हो गई जिसने कि उनको बिजनेस करने में सहायता दी। तो इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल जी। उपाध्याय सर, क्या उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए अभी तक के जो कदम उठाए जा रहे हैं काफी है या और भी जरूरत है? नहीं, एक तो जो जिस तरह की स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट को लोग लेके जैसे इंटर्नशिप वगैरह की बात की गई थी, तो वो बड़े कॉरपोरेट्स के लिए की गई थी। उसका फायदा एमएसएमई को नहीं मिलता एक्चुअली, तो उसका स्कोप हो सकता है कि उधर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो एम्प्लॉयमेंट हमारा होता है या प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो वो बहुत बड़ा हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा एक्चुअली एमएसएमई से आता है। तो सारा फोकस जो पिछला साल के बजट में था वो इस तरह से था कि बड़ी कंपनियां हायर करेंगी तो उनको ये मिलेगा, इंटर्नशिप वगैरह पैसे, तो उस तरह की स्कीम्स को हो सकता है कि जी। और वहाँ बढ़ाया इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बजट आम लोगों के लिए बजट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में बजट पर जो बात कही है, इस वक्त आपको बता दें, ये बजट आम आदमी के लिए बजट है, महिलाओं युवाओं की आकांक्षाओं का बजट है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने बजट पर यह बात कही है। कैबिनेट मीटिंग में बजट को मंजूरी दी गई और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि महिलाओं और युवाओं के लिए, आम आदमी के लिए यह बजट है। तो ये बड़ी बात है, बड़ा संकेत है जो हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं कि युवाओं के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा। संकेत प्रधानमंत्री ने कल भी दिए थे कि महिलाओं और युवाओं पर मां लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, और आज भी यही बात कैबिनेट मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कही है। वी उपाध्याय अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जब महिलाओं की बात तो हमने की, उपाध्याय सर, बात युवाओं की कर लेते हैं। कल भी पीएम ने कहा था कि आज जो युवा 20 और 25 साल के हैं, अगले 20 साल बाद ये 40-45 साल के होंगे, तब ये एक अलग भारत को देखेंगे और उस भारत के निर्माण के लिए जो बजट है वो होगा। नहीं, ये खाली कहने से नहीं हो जाएगा ना। आप कहोगे कि 2047 तक ये हो जाएगा, तो ऐसे थोड़ी है, इस तरह से थोड़ी हो जाएगा। आप कह रहे हो विकसित हो जाएगा, अरे विकसित का मतलब तो ये होता है कि आपकी सारी जनता एक लेवल पर आ जाए। आप अगर 50%, 60% लोगों को इग्नोर कर रहे हो और आपका सारा फोकस इसी बात पे है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, इस लेवल पे हो जाएगी, ये पर कैपिटा है, तो उसमें 50-60% को तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना। तो इस तरह से नहीं किया जा सकता। आप सरकार
का इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली इन चीज़ों में बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आप एशियन कंट्रीज़ के एग्जांपल ले लीजिए बाकी का, और वहाँ भी तो तरक्की हो रही है, वियतनाम में, थाईलैंड में, वहाँ भी तो कुछ हो रहा है ना, तो वो क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? तो उस तरह से जब तक सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो, हमने एक्चुअली वो मॉडल छोड़ दिया है। कौन सा मॉडल? जो शुरू का जो हमारा मॉडल था नेहरू का, कि सरकार कुछ करेगी डेवलपमेंट की, तो वो सारी प्लानिंग कमीशन वो तो हमने छोड़ छाड़ दिया। हाँ। अब आपके पास कोई खास तरीके बचे नहीं है इन्वॉल्वमेंट के सरकार के। अब वो मिडिल क्लास भी करिएगा, हमें भी पैसा दे दो, तो आप ले लो भाई 2500 रुपये महीने ले लो, ये ले लो। तो इस तरह से आप नहीं, मौजूदा नहीं सरकार तरक्की तो कर कहती सकते। यही है कि हम रेवड़ियां नहीं बांटते, बल्कि हम सक्षम बनाते हैं लोगों को, कि सिर्फ रोजगार न करे, रोजगार देने वाला बनाते हैं जो भारत के निर्माण में मदद करे। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा दिखता नहीं है, हो नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, मतलब रोजगार ही सबसे बड़ी दिक्कत है आज की तारीख में। जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वाले, हम एक तो हमारे यहाँ डेटा की बहुत प्रॉब्लम होती है, हम चीज़ों को किस तरह से डिफाइन करते हैं, पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, तो बहुत प्रॉब्लम है, ग्रोथ को भी लेके बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन ये आप महसूस कर सकते हो कि जो ग्रेजुएट पढ़ा लिखा या जो 10वीं पास 12वीं पास है, उसके पास आज की तारीख में कोई खास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप ये जो बोलते हैं ना डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात आ जाएगी, ये विकसित हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता। सरकार, पॉलिटिकल क्लास को पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए। आप नहीं सोच सकते कि भैया मार्केट पे छोड़ दिया, थोड़ा बहुत हमने कर दिया, तो उस तरह से तो वही है जो हम चले आ रहे हैं 75 साल से, वही रफ्तार रहेगी, उसमें कोई चेंज आने वाली बात नहीं है। सुशांत जी, मार्केट को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, सरकार इन्वॉल्व नहीं हो रही है, उपाध्याय सर ये कह रहे हैं। और दूसरा कि युवाओं को मार्केट की ग्रोथ के साथ साथ युवाओं के ग्रोथ को कैसे और जोड़ा जा सकता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, एंड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूएस, यूके, इंडिया के अक्रॉस। मैं एक चीज बताऊंगा इसमें, देखिए इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है व्हाइट लेबलिंग वाला, दूसरा होता है ब्रांड वाला। ब्रांड इज ओन बाय ऑल दोस मल्टीनेशनल, आप देखे होंगे बड़े बड़े ब्रांड जो है। लेकिन यहाँ जो मैन्युफैक्चर, चाहे वो सैमसंग ले लीजिए, चाहे एप्पल ले लीजिए, चाहे कोई बड़ा सा फूड ब्रांड ले लीजिए, चाहे वो लेस का चिप्स ले लीजिए, ये बनता है हमारे भारतवर्ष में एक लोकल मैन्युफैक्चर बना के, इनका क्वालिटी चेक होकर आता है। लेकिन जहां तक ये व्हाइट लेबलिंग तक नहीं जाता, वो लघु उद्योग में आता है। जब ये चला गया पेप्सी के पास या फॉर एग्जाम्पल कोका कोला के पास